डॉक्टर बसंत गोयल, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सीईओ ऑफ गोयल मेडिकोज, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, जिनसे हम आगे चर्चा करेंगे स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के बारे में। लेकिन अभी तक उनकी जर्नी आपको दिखाते हैं ऑडियो विजुअल के जरिए। बिजनेस टाइकून, ग्लोबल लीडर, ये शब्द डॉक्टर बसंत गोयल की पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में वे एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने मुनाफे की दुनिया में सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बना लिया। डॉक्टर गोयल ने साबित कर दिया कि दौलत कमाना एक सफर हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना ही मंजिल है। डॉक्टर बसंत गोयल को ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में 42,000 लोगों से रक्तदान नहीं करवाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रक्तदान को जन आंदोलन बना दिया। ये मानवीय कल्याण के प्रति उनके सच्चे समर्पण की निशानी है। डॉक्टर गोयल का समाज कल्याण का संकल्प केवल रक्तदान तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 6,500 से ज्यादा कुष्ठ रोग लेप्रेसी परिवारों को नई जिंदगी भी दी है। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों, दिव्यांगों और स्वास्थ्य शिविरों पर खर्च करते हैं। उनकी ये निस्वार्थ भावना ही है जिसके चलते उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित देश की जानी मानी हस्तियों ने सम्मानित किया है। 15 से ज्यादा देशों में 100 से अधिक अवार्ड इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, वो इंडियाज बेस्ट डॉक्टर्स अवार्ड्स में चीफ ज्यूरी के रूप में भी शामिल रहे हैं। गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी करवाना हो, गौ सेवा के माध्यम से मूक प्राणियों की देखभाल या समाज के किसी भी जरूरतमंद वर्ग तक मदद पहुंचाना, डॉक्टर बसंत गोयल ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को अपने जीवन में उतारा है। और जब कोई व्यक्ति इस भावना को जीता है तो दुनिया उसे सलाम करती है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बसंत गोयल को, आप प्लीज मंच पर आएं। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा मिश्रा को, और साथ ही अंजनी आप भी प्लीज मंच पर आएं, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा होगी स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के बारे में। और इस चर्चा के जरिए बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं डॉक्टर बसंत गोयल की तरफ से, उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के जरिए। ओवर टू यू पूर्णिमा। आजकल हम एक चीज़ देखते हैं कि एक ऐसी बीमारी है और वो बीमारी बहुत डरावनी, कैंसर जैसी बीमारी। हम ये देखते हैं कि कैंसर से एक बड़ा वर्ग पीड़ित आज की तारीख में नज़र आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बीमारी के साथ ये है कि पता तब चलता है जब ये दूसरी, तीसरी या चौथी स्टेज पर होता है। फिर ऐसे ओल्ड एज लोग जो कीमोथेरेपी को सहन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि कोई और पद्धति है जो इस बीमारी का इलाज दे सकती है, आयुर्वेदिक या कोई और पद्धति, जिससे कैंसर की बीमारी से आप जीत पा सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भारत 24 का धन्यवाद देता हूं। जब कभी भी मैं उनके मंच पर होता हूं, अलग अलग क्षेत्र के क्वेश्चन, अलग अलग बातें लोगों तक पहुंचाना एक अलग सी बात होती है। और आज मेरे साथ उन सब 3 लोगों का रहना, मतलब एक ये अलग सा मैं फील कर रहा हूँ। पहली बार एक अलग प्लेटफॉर्म आज भारत 24 ने दिया। भारत 24 को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। जैसे बोला गया कि कैंसर आज के टाइम में इतनी बड़ी चीज़ हो गया, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं तो सेकंड या थर्ड स्टेज पर कर पाते हैं। उससे पहले हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसके सिर्फ 2-3 ऑप्शन बच पाते हैं। चाहे तो हम कीमोथेरेपी के ऊपर जाएं, चाहे रेडिएशन के ऊपर जाएं। लेकिन क्योंकि एक एज तक फिर भी हम जा सकते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ऊपर, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसमें भी ऐसा होता है कि कीमो के बाद भी रिवर्स काउंटिंग की तरफ हम चलते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि कभी हम 4 महीने जिए या 4 साल जिए। जिलाने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन परिवार के जो लोग होते हैं उनके लिए वो एक एक दिन बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले इस बारे में बताना चाहता हूँ कि यदि आप गौमूत्र को यूज करते हैं, गौ माँ ऐसी हमारी माँ है
जिनके अंदर सारे देवी देवताओं का निवास है, यदि गौमूत्र को आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सेवन करते हैं, मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा डाटा है जिसने कैंसर को 100% क्लीन किया है। तो गौ माता का कितना बड़ा रोल हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में है, ये हम सब लोगों को जानना होगा। दूसरा, आप सब लोग अचंभित होंगे, एक ऐसी चीज मैं बताने जा रहा हूं, बकरी का दूध। बकरी का दूध यदि आज तक हम बात करें तो कई सारे फीवर में हम लेते हैं, क्योंकि आजकल फीवर जो होता है वो मिक्स फीवर होता है, उसमें हम बकरी का दूध यूज करते हैं। लेकिन आज कैंसर में यदि बकरी का दूध हम सेवन करते हैं तो कैंसर को 100% खत्म किया जा सकता है गौमूत्र और बकरी के दूध के साथ। अब बकरी का दूध क्यों, उसकी ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है कि उससे कैंसर दूर हो सकता है। बकरी बेसिकली उसके लिए कोई खाना नहीं परोसता कभी, यदि आप देखेंगे सोसाइटी में बकरी इधर उधर घूमती रहती है हमेशा। तो ऐसे ऐसे वो पत्तियां खाती है पेड़ की कि उसके पास इतनी सारी इम्यून के लिए इतनी सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो जब हम उनका मिल्क पीते हैं तो उनसे जो बैड सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं जो कैंसर को लाती हैं, वो खत्म हो सकती हैं बकरी के दूध से और गौमूत्र से। यदि नियमित हम गौमूत्र और बकरी का दूध सेवन करें तो मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और रेडिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अहम योगदान है तुलसी। तुलसी माँ है हमारी, हमें उन्हें हमेशा माँ के रूप में देखा जाता है। यदि तुलसी के 5-5 पत्ते दिन में 3 बार खाए जाएं, तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, तुलसी के पत्ते, बकरी का दूध और गौमूत्र। यदि हम ये तीनों चीजें लेते हैं तो मेरे पास पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंट्री है, और एक ऐसा ही किस्सा मेरी फैमिली के बीच में हुआ, बिल्कुल यंग डॉटर के साथ हुआ, मेरी फैमिली में किसी के साथ। तो वो एक ऐसा दर्दनीय घटना है कि जिसमें सिर्फ लाइफ 6 महीने की बोली गई थी। मैं बीइंग ए डॉक्टर, उसकी जो डायग्नोसिस थी वो एक ऐसी डायग्नोसिस थी जिसमें टोटल लाइफ ही 6 महीने की दी गई थी। वो यूके यूएस में सिर्फ 13 पेशेंट है, इंडिया में तो कोई पेशेंट ही नहीं है। वो 100% गौमूत्र, बकरी का दूध और तुलसी के पत्ते, उनके साथ जो 6 महीने की लाइफ थी वो तो बात ही खत्म हो गई, सारी रिपोर्ट ही चेंज हो गई। ये मेरा खुद का, मेरे रिलेशन का किस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यदि आप सब लोग 1-to-1 चेन बना के लोगों के बीच में ये बात लाते हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं ला सकते। गौमूत्र है, आज सब कंपनियां बनाती हैं। यदि हम बकरी के दूध की बात करें, बहुत आराम से अवेलेबल है। तुलसी माँ तो हमारे घर में होती ही है। तो यदि इन 3 चीजों का सेवन करें तो जो मेरे साथ आप बीती है, जिसमें सिर्फ लाइफ ही 6 महीने की थी, वो रिपोर्ट चेंज हो गई। और रिपोर्ट चेंज होकर जो पेशेंट उससे कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव था, वो 100% खत्म हो गया। तो ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने मेडिकल की हर चीज को हिला दिया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, 100% अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर ही होते हैं, मैं उनसे ऊपर तो किसी को नहीं मानता कि उनसे ही चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद इन सिर्फ 3 चीजों ने, जिस पेशेंट को 300 साइकिल कीमोथेरेपी के बताए गए थे, 900 कीमोथेरेपी, वो आज पेशेंट 100% ठीक है। उसके किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो उसने मेडिकल साइंस को फेल किया है। तो यदि हम पुराने जमाने में बात करें, जब साधु संत होते थे, तब कहीं कीमोथेरेपी तो होती नहीं थी, रेडिएशन नहीं होता था। तो आज भी यदि हम उस पत्ती को यूज करते हैं तो ये एग्जाम्पल मेरी खुद की जिंदगी का है कि 100% डायग्नोसिस चेंज हो गई, जिसमें जिंदगी ही सिर्फ 6 महीने की थी। तो इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आज के दिन मैं नहीं दे सकता। तो मैं भारत 24 के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपके नियर डियर हैं, उन सब लोगों को आप ये मैसेज कहीं ना कहीं से कन्वे करें
कि यदि वो इन 3 चीज़ों का यूज करेंगे 100% कैंसर खत्म हो जाएगा। सर, आपने अभी सनातन पद्धति का जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कई बार किसी के साथ अनहोनी हो जाए, शादी हुई और उसके कुछ ही वक्त के बाद जीवन साथी का देवलोक गमन हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या सनातन पद्धति ये कहती है कि अब ये महिला आगे किसी भी शुभ काम में हिस्सा नहीं ले सकती? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप सब लोगों को भी सुनना है और आप सब लोग आगे भी फॉलो कराएं सब लोगों से। किसी का देवलोक में गमन हो जाना ये हमें नहीं पता। प्रभु ने किसी की भी लाइफ डिसाइड की हुई होती है, उनकी एक भी सांस उससे ज्यादा नहीं हो सकती। किसी का देवलोक गमन हो गया और उनकी रिसेंट शादी हुई हो, 6 महीने हुए हो या 10 साल हुए हो या 5 साल हुए हो, इसमें कहीं भी उस स्त्री का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो लोग अपने शुभ काम में खुद भाई भी बहन से आज हटने लगा है। कोई ऐसा रिसेंट किस्सा अभी मेरी जिंदगी में हुआ, किसी के यहां मैरिज थी तो वहां उस अपनी बहना को हटा दिया गया कि उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थोड़े दिन पहले। तो कोई भी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि यदि किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो वो कोई शुभ काम नहीं कर सकती। ये मैं दिल से, आत्मा से कहना चाहता हूं आप सब लोगों को और भारत 24 के माध्यम से कि कभी भी उन सब लोगों को डिमोरलाइज ना करें, उनको हमेशा मोरलाइज करें और उनको हर जो भी उनकी जिंदगी में इवेंट है उसका हिस्सा बनाएं। ये उनके लिए सबसे नेगेटिव है उनकी लाइफ का। पहले तो उनकी लाइफ में से उनका पार्टनर छिन गया। फिर जब हम सोसाइटी में होते हैं, एक अच्छे काम के लिए होते हैं, वहां 400, 500, 700 लोग होते हैं, वो एक अकेली खड़ी होती हैं। कितना फील होता होगा उनको कि एक मेरा भाई अपनी बहन को नहीं बुला रहा है उस शुभ काम के लिए। तो मैं ये वायदे के साथ और भगवान से दुआ दे के ये बात कहना चाहता हूं कि सब लोग इस बात को अडॉप्ट करें कि यदि किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कोई पल हो जाए, ऐसा पल हालांकि होना कभी किसी की जिंदगी में कितना मुश्किल है उनको जीना, ये तो भगवान जानता है, ये हम सब लोग फील नहीं कर सकते। 10-12 दिन बाद हम उनकी जिंदगी से अलग हो जाते हैं। वो जिंदगी उनको जीनी है और कितना मुश्किल आज के समाज में उसको जीना है, ये आसान काम नहीं है। और फिर हम उसके बाद जब ये ओकेजन्स होते हैं, उन ओकेजन्स में अलग कर देते हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये बात भारत 24 के माध्यम से यहाँ जो सब लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त, उन सबको भी कहना चाहता हूँ कि यदि किसी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उनको मोरलाइज करें, उनको बताएं कि भारतीय संस्कृति सनातन ये कभी नहीं कहता कि यदि लाइफ में किसी के साथ कोई इस तरीके की मिसहैप हुई हो तो वो किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं होंगे। वो 1000% उस शुभ काम में शामिल होना चाहिए, उनको शामिल किया जाना चाहिए। उनको ये फील आनी चाहिए कि यदि आज मेरी लाइफ में से मेरा पार्टनर चला गया तो ऐसा नहीं कि संसार में से मैं सब लोग चले गए। उनके भाई को, उनकी फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को सबसे पहले उनको आगे रखना चाहिए इन शुभ काम के। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर एक सवाल ये भी है कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, एक्यूआई लेवल लगातार अपने चरम पर पहुंच गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब एक्यूआई लेवल को कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जो 10-12 साल बीते हैं उसने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया है। सिर्फ बात हुई तो स्ट्रीम कास्टिज्म की हुई। बड़े बड़े जो वायदे थे वो वायदे सब, कोई वायदा उसमें से पूरा नहीं हुआ। किसी भी वायदे की आप बात कर लें, यदि 10-12 सालों में उसमें से सिंगल वायदा भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ माइक पर कहने के लिए और बोलने के लिए वो सब बातें होती हैं, लेकिन उनको यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। आज के टाइम पे यदि हम बात करें, पिछले 7 दिनों से एक्यूआई लेवल इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो दिल्ली में ना रहें, वो ऐसी जगह रहें जहां एक्यूआई लेवल 100 से भी नीचे हो, 80-90 हो।
इसके पीछे सबसे पहले मूलतः रीजन तो ये है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप यदि पराली की बात करें, जी अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, यदि वो वहां पे कंट्रोल कर लें पराली के ऊपर तो उसका इंपैक्ट दिल्ली और एनसीआर में नहीं आएगा, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनकी तो कसम कस है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में है तो वो उनके काये को कैसे रोका जाए, वो कोई काम ना कर पाए। लेकिन वो कभी उन्होंने ये दिल से नहीं सोचा कि यदि AQI लेवल पार्टी के लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए है, हम सब लोगों के लिए है। यदि आज हम सब लोगों में से कोई बीमार होता है तो वो उन सब लोगों के लिए होता है। तो मैं ये दिल से प्रार्थना भी करता हूं कि कोई भी पार्टी इस AQI के ऊपर या कोई भी चीज जो विश्व में भारत देश का नाम कहीं ना कहीं इतिहास में लिखवा सकती है, उसके लिए आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला रोल तो इसमें पराली का आता है। पराली जो पंजाब में इतनी बुरी तरह फूकी जाती है, उसको 100% बंद कर देना चाहिए। सेकंड, यदि मैं बात करूं, अभी मैं माननीय रेखा गुप्ता जी मेरी बहन ही हैं, वो रेगुलर काम कर रही हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, सेंट्रल अपने लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन किसी भी चीज को खत्म करने में समय लगता है, अभी समय लगेगा। लेकिन जैसे ग्रेफ 4, अभी यदि मैं संडे की बात करूं तो उस दिन सुपर ग्रेफ 4 लगा हुआ था। उस दिन ना डीजल की गाड़ी अलाउड थी ना पेट्रोल की गाड़ी अलाउड थी। उस दिन अलाउड थी तो CNG, हाइब्रिड और AV, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो अलग थी। तो यदि हम सब लोग, ये काम सिर्फ CM का नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हम लोगों का भी काम है। हम लोगों को भी ये ध्यान देना होगा, इस बात को सोचना होगा कि AQI लेवल को हम किस तरह कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को उस टाइम में 100% बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरा काम करती है, लेकिन लोग आज भी छुप छुप के मटेरियल को अंदर डलवा लेते हैं। चलो किसी से मेरी तो जान पहचान है, मैं कंस्ट्रक्शन करा लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन 100% रेस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए इस माहौल में। और माहौल भी कितने दिनों का होता है? 3 से 4 महीने का होता है। यदि हम बात करें, दीपावली से थोड़ा पहले शुरू होता है और अभी अगले 1 महीने तक और आप समझिए। लेकिन लोगों के लिए ये कितना खतरनाक है, ये हम सब लोगों को समझना होगा। ये नहीं है कि समाज में सिर्फ यदि आज CM की कुर्सी किसी को दे दी गई तो उनका ही दायित्व तो बनता है कि वो सिर्फ दिल्ली को संभालें, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग खुद से खुद आगे बढ़ें, कंट्री फर्स्ट की भावना अपने अंदर लेकर आए। और कंस्ट्रक्शन, मैंने एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 100% रोक देना चाहिए। आज मेट्रो की कनेक्टिविटी सब जगह है। यदि हम अपने वाहन को कम से कम यूज करें इस ड्यूरेशन में, तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों से भारत 24 के माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं कि सिर्फ AQI को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये हर व्यक्ति की भी है। और हर व्यक्ति को इसके ऊपर सोचना होगा और खुद से खुद पहल करनी होगी। जब हम खुद से खुद पहल करते हैं, मैं ये वायदा करके कहता हूं कि हमारा दिल्ली और NCR का AQI लेवल 100 से 150 रहेगा, लेकिन पहल हम सबको जरूर करनी होगी। बिल्कुल, आपने जन भागीदारी की बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी भी उस जन भागीदारी का जिक्र करते हैं। ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। एक और समस्या है, उसके समाधान पर आपका दृष्टिकोण बसंत गोयल जी मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा सामाजिक ढांचा लगातार बदल रहा है, रिश्तों में बदलाव होते, हमने जो रिश्ते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं और घरेलू हिंसा के केसेस या डिवोर्स के केसेस बीते 10 से 15 सालों में बहुत बड़े, ऑन एन एवरेज मैं अगर कहूँ तो 70 से 80 केसेस देखने को मिलते हैं। कैसे इस सामाजिक ढांचे को रिश्तों के लिहाज से बेहतर किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आज के समय में जब हम मैरिज करते हैं तो मैरिज वाले दिन तो कोई 10 करोड़ रुपए लगाता है, कोई 20 करोड़ रुपए लगाता है। एक दिन का 24 घंटे का वो इवेंट होता है। पोस्ट इवेंट यदि हम लाइफ की बात करते हैं तो आज पार्टनर्स में आपस में ईगो लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है
कि उनकी छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट शुरू होती हैं और वो धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। आज यदि आप पूरे इंडिया की कोर्ट में बात करें तो पूरे दिन में यदि 80 केस लगते हैं तो 80 केस में से 50 केस सिर्फ घर से संबंधित, सामाजिक रिश्तों से संबंधित होते हैं। यदि पहले हम कभी बात करें तो कभी ये सब जो जितनी ये बातें कभी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। आज यदि हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते हम कहीं ना किसी के थ्रू कर लेते हैं। मीडिएशन जब लोगों का होता था तो वो उस टाइम में होता था कि कोई ना कोई कद्दावर आदमी होता था जिसकी बात सुनी जाती थी। यदि यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, वो सब लोग, जिसमें से एक एग्जाम्पल कमल शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ, मनोज सिंघल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने ना जाने कितनी शादियों को मीडिएट किया है। तो उनके अंदर एक शर्म होती थी, एक कहीं ना कहीं उनके दिल में होता था कि यदि हमसे कुछ गलत होगा तो वो हमें क्या कहेंगे। तो आज जब रिश्ते होते हैं तो रिश्ते साइड से होते हैं। आज कोई बीच में मीडिएट करने वाला नहीं होता, और यदि मीडिएट करने वाला होता भी है तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मैं ये भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी हम पुण्यसूत्र बंधन में बंधने की बात करें, उसमें कोई ना कोई मीडिएटर ऐसा हो जिसकी एक स्ट्रोंग भूमिका हो समाज के प्रति, समाज भी सुने और हम सब लोग भी उनकी बातों को सुने। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बारे में, जो आप लोगों को हंसी भी आएगी, कि जो फेरे का टाइम होता है, आज हम लोग फोटोग्राफरी के अंदर तो 3 से 4 घंटे लगा देते हैं, हर एंगल पे हमारा फोटोग्राफर होता है, लेकिन फेरे का टाइम किसी को पता ही नहीं होता। हमारे फेरे नामुमन, आज के जो वैदिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जो टाइम पंडित जी ने दिया हुआ होता है, 90% केसेज में वो उस टाइम फेरे नहीं होते। ये कहीं ना कहीं शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। तो फेरों का समय यदि सनातनी और वैदिक टाइम से होता है तो ये हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि फेरे के समय के टाइम में फेरे होने चाहिए, क्योंकि उस दिन हम अग्नि को साक्षी मान के पुण्यसूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक कन्या जो अपने घर में पली बड़ी हो, उस दिन वो अपना समाज, अपनी दुनिया, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर में जा रही होती है। उस दिन उसके माँ बाप उसका कन्यादान कर चुके होते हैं, और कन्यादान का मतलब माना जाता है कि इससे बड़ा दान तो है नहीं, लेकिन यदि उस लड़की के बारे में मैं बात करूं तो उसका सारा कल्चर, सारा परिवार से उस दिन एक तरीके से मैं कहूं तो एक बाय बाय हो जाती है कि वो उनके साथी तो बनकर रहेंगे, लेकिन यदि उनकी लाइफ एंटायरली 100% लाइफ चेंज हो जाती है। मैरिज के बाद जो नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो अपना घर छोड़ चुकी होती है। तो मैं ये सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि उनको बेटी के रूप में अडॉप्ट करें, बहू के रूप में अडॉप्ट ना करें। क्योंकि आज यदि आप देखेंगे तो मैरिज से पहले तो अक्सर आज लोगों का मिलना होने लगा, पहले तो मिलना नहीं होता था, ये आप सब लोग मानेंगे। लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, उनको तब तो कोई ना कोई गिफ्ट दे रहा होता है। आज आपको एक चेन दे दी, एक आपको अंगूठी दे दी। जब हम मैरिज का नेक्स्ट डे होता है, उस दिन हम अपने पार्टनर के साथ फंडामेंटल राइट समझते हैं कि आज तो इनके साथ हमने फेरे कर लिए, तो फेरे करने के बाद कल से तो मेरा अधिकार हो गया कि जैसे मैं चाहूंगा वो ऐसे मोल्ड होंगी। तो ये हर पार्टनर को अपने पार्टनर के लिए समझना होगा कि वो अपना घर छोड़ के आई है, जिसने पूरी जिंदगी अपने घर में जी, चाहे वो 25 साल बाद शादी हुई या 30 साल बाद हुई या 20 साल बाद हुई, उसने अपनी सारी संस्कृति को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपने भाई बहन को छोड़ा है। तो वो चीज उस पार्टनर में होनी चाहिए कि उसको ये बात पता होना चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, और आप उसी दिन से उसके फंडामेंटल राइट अपने शुरू कर देते हैं कि जब हम तो 7 फेरे में घूम के आ गए, और 7 फेरे की बातें तो अगले दिन छूट जाती हैं, और सुबह मॉर्निंग टी से लेकर और रात तक सिर्फ ये होता है मेरा खाना अभी तक नहीं बना, क्यों नहीं बना, मैं ठंडा क्यों खाऊं। चाहे वो व्यक्ति उस शादी के पहले दिन तक ठंडा खाना खा रहा हो, लेकिन उससे अगले दिन उससे लगता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसको गर्म खाना दे, वो उसका इंतजार करती मिले। तो क्या आपकी मोरल ड्यूटी नहीं है कि जो पार्टनर अपनी सारी जिंदगी, सारा परिवार छोड़ के गया है, आपकी भी उसके प्रति मोरल ड्यूटी बनती है कि
आप उसका इंतजार करें कि किचन से वो खाना बनाकर लेकर आए और आप उसकी वहां पर हेल्प भी करें और उसके साथ साथ बैठकर खाना खाएं। क्या आप सब लोगों को ये नहीं लगता, जब सब लोग ये समझते हैं कि हमें तो गर्म रोटी मिलनी चाहिए और हमारा पार्टनर खाए या ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आप सब लोगों को ये चिंता नहीं होती कि वो अपना घर छोड़कर आई है? आज 1 महीने बाद भी बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस शुरू हो जाते हैं। क्या उस दिन जिस दिन हम फेरे ले रहे होते हैं, 7 फेरे ले रहे होते हैं, अग्नि को साक्षी बनाते हैं, क्या उस दिन आप लोगों को पता नहीं होता कि ये पार्टनर हमारी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है, हमें सारी जिंदगी इसको संजो के रखना है। और संजो के जब भी हम रख सकते हैं जब उस लाइफ पार्टनर को ये सोच कर रखें, पर्टिकुलरली जो उसका लाइफ पार्टनर है कि उसने अपना घर छोड़ा है मेरे लिए। और यदि मैं उस लाइफ पार्टनर के माँ बाप की बात करूं, वो सास ससुर के माध्यम से तो उसको देखते हैं, कभी उसको माँ बाप के माध्यम से जाकर देखें। उसको क्या चाहिए? छोटी छोटी बातें। यदि उसने अच्छा खाना बनाया तो उसको छोटा सा एप्रिसिएशन मिल जाए, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपके घर के संस्कार, आपके माँ बाप के संस्कार हमारे साथ हैं, तो उन लोगों को ये फील आनी चाहिए कि वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है। लेकिन क्या होता है आज के टाइम में, 2-3 दिन बाद ही सास ससुर तो एक जब बहू के रूप में देखते हैं, वो तो कहते हैं बहू नई बहू आई है, खाना अच्छा नहीं बनाया। यदि उसने ड्यूरिंग द इवेंट कोई बात कर ली, जरूरी तो नहीं हर व्यक्ति हर चीज का विद्वान होगा, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती उससे हो सकती होगी, तो वो जब शादी के 5-7 दिन बाद कुछ ना कुछ सेरेमनी चल रही होती है, जैसे हम लोग मुंह दिखाई की एक बात करते हैं, तो वहां डिस्कशन चल रहा होता है, इसको तो ये आता ही नहीं, इसको तो ये पता ही नहीं, ये तो उस टाइम डांस कर रही थी मैरिज के टाइम पे। लेकिन ये कभी हमने सोचा कि वो अपना सारा परिवार छोड़ के आई है और उसको ये सारी बातें कुछ हम भी सिखा सकते हैं। क्रिटिसिज्म में ना ले जाके उसको उस प्यार से अपनी बेटी के माध्यम से ये चीज सिखाएं कि ये मेरी बेटी आई है, क्योंकि यदि उनके घर में भी बेटी है तो वो भी कल पराया धन बन के कहीं जाएगी। तो वहां तो हम सोचते हैं जब वो पराया धन बन के जाती है कि वहां वो बेटी बन के रहे, बहू बन के ना रहे, और जब वो हमारे घर में यदि कोई बेटी आती है तो हम सोचते हैं ये सिर्फ बहू बन के रहे और इसको जिस तरह हम बोलें 24 घंटे वो अपने हमारे बंधन में रहे। यदि उसको किसी प्रोग्राम में जाना है, अपने घर जाना है किसी बात के लिए, तो 10-10 बार हमसे इजाजत ले तब वो हमारे घर जाए। तो मैं ये बात भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब बात सब लोगों को समझनी होगी। जिस भी घर में शादी का माहौल होता है, शादियां होती हैं, तो उन सब लोगों को ये समझना होगा कि वो बहू नहीं बेटी है। वो एक बेटी उस घर से हमारे घर में आई है, उसको छोटी छोटी बातें यदि कभी कोई गलती भी हो जाए तो उसके लिए उसको माफ कर देना चाहिए। और सनातन भी यही कहता है कि बहू कभी नहीं होती, वो बेटी होती है, तो बेटी को बेटी के रूप में रखें। और मैं वायदा करके कहता हूं कि यदि हम सब लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, 80% केसेज कोर्ट से खत्म हो जाएंगे, 80% केस कोर्ट से खत्म हो जाएंगे। और हम सब लोग जो और केसेज पड़े हैं, जो क्रिमिनल केसेज हैं, जिनको सजा मिलनी है, वो सब खत्म होने चाहिए, ना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवर्स के केसेज जो हर कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं। आप एक और एग्जांपल इसमें देखेंगे, किसी के साथ कोई ईगो चल रही है, उसका 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा जब कोर्ट में माँ बाप को देखता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता होता। कोर्ट कहती है जी मीडिएशन के ड्यूरेशन में आपको 7 दिन बाद बच्चे को इससे मिलाना है। उनका कोर्ट में केस वो 10 साल तक चला या 12 साल तक चला, जब तक वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उसे ये नहीं पता होता मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन है, क्योंकि कहीं तो जो प्रॉब्लम आती है वो बाप से आते हैं, कहीं आती है माँ से। तो ये चीज बहुत समझने वाली है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि वो बच्चा अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वो माँ का बच्चा है या अपने पिता का बच्चा है। यदि वो फॉर्म भरने जाता है स्कूल में तो उसको यही नहीं पता होगा कि वो माँ का नाम लिखेंगे या फादर का नाम लिखेंगे। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सब लोग अपनी ईगो को, जो आज लोगों के बीच में आ गई है, उसको 100% खत्म कर दें। ईगो को खत्म करके बेटी को बेटी के रूप में अपनाएं और लाइफ पार्टनर को लाइफ पार्टनर के रूप में अपनाएं। और कहीं ना कहीं समाज, जब हम कभी रिश्ता पक्का होने की बात करते हैं
तो समाज में कोई ना कोई प्रतिष्ठित ऐसा आदमी आपके बीच में होना चाहिए जो इन सब चीजों को देखे, छोटी मोटी गलती हो जाए तो आपस में मतलब मीडिएट करा दे। नींव मुझे लगता है कि मजबूत होनी चाहिए। और आपने चूंकि शुरुआत में अधिकारों का जिक्र किया, तो अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी एक रिश्ते में दो तरफा, दोनों तरफ से होनी चाहिए। कांक्षा, बिल्कुल, कुछ और विषय पर भी अब आगे आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप हमेशा से आपका एक सपना रहा है गौ माता को लेकर। आप चाहते हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और अक्सर आप इस मुद्दे को अलग अलग मंचों से उठाते भी रहे हैं। आप कई गौशालाओं का भी संचालन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा, राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा? देखो, सच बात तो ये है कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ 100% बनाना चाहिए। और ये जो आज का समय है, इससे अच्छा समय हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। गौ माँ को राष्ट्रीय माँ क्यों नहीं बनाना चाहिए? जिस गौ माँ से, जिसके साथ सारी देवी देवताओं का निवास उनके अंदर है, गौ माता के गौमूत्र से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। आज यदि हम मिल्क की बात करें तो मिल्क बच्चे को हम देते हैं, तो यदि बाहर के डब्बे का, यदि आप लोग नैन और ये सब डब्बे जब हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, उसके बाद जब सबसे पहले किसी मिल्क की स्टार्ट होती है तो मदर फीड की होती है, और मदर फीड के बाद यदि बात करते हैं तो सिर्फ गाय के दूध की बात होती है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी ड्राइव्स अलग अलग चलाई हैं। यदि मैं बात करूं, 1956 में एक वाकया हुआ कि जिसमें बहुत सारे साधु संत पार्लियामेंट के बाहर गए, जिन्होंने कहा गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना चाहिए। उस टाइम उनको गोलियों से भून दिया गया। इस साल हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम उस पार्लियामेंट के बाहर, जहां उन लोगों को गोलियों से भूना गया था, वहां हम लोग गौ माता के साथ गए, वहां पर बैठे और बहुत शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं था कि हमें कोई एक्शन था कि कोई बात ऐसी होगी कि ये किसी को दुखी करे या 144 वहां लगा होता है उसके प्रति कोई वो बात ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने शांतिपूर्वक लोगों को एक मैसेज दिया कि यदि 1956 में वो सब लोगों ने बलिदान दिया है तो हम सब लोगों को भी इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ना होगा और गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना होगा। जैसे उसकी दूसरी ड्राइव है कि मैं गौ धन से पेंटिंग बनवाता हूं, और आज प्रेसिडेंट साहिबा से लेकर कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई सामाजिक आदमी ऐसा नहीं है जिसको मैंने वो गौ धन से बनी हुई पेंटिंग ना दी हो। जब उनके ऑफिस में वो लगती है, अभी हाल ही में मुझे योगी जी से मिलना हुआ, महाराज जी से जब मिलना हुआ तो महाराज जी ने एक स्पेशल बात मुझे कही कि इससे अच्छी पेंटिंग मेरी लाइफ में नहीं हो सकती, और उन्होंने एसपी जी को तभी इंस्ट्रक्ट किया कि ये पेंटिंग मेरे ऑफिस में सबसे पहले लगाई जाए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि गौधन की बनी हुई पेंटिंग, विजन क्या है कि जब वो उसे देखें तो उन्हें ध्यान आता है कि ये गौधन से बनी पेंटिंग है। तो इस बात को पूरा करने के लिए कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है, ये सिर्फ ना मैं कर सकता, ना ओनली भारत 24 कर सकता, ना राजनीति कर सकती और ना संत कर सकते। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस ड्राइव को चलाना होगा। आज जितने संत हैं वो ऑलरेडी हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है। यदि हम राजनीतिक बात करें, मेजर ऑफ द पॉलिटिशियंस जो कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, वो कहते हैं कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है। लेकिन हमारी समाज की भी एक ड्यूटी है कि समाज को भी गौ माँ के प्रति कुछ ना कुछ सोचना होगा। सुबह यदि हम बात करें 15 मिनट लगती है, 15 मिनट गौशाला चले जाएं, गौ माता के साथ खेलकर तो देखो, आपको फील होगा आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा आज का। आज हमारी जिंदगी में स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं है। आज जो बच्चा 10 साल का वो भी कहता है मुझे भी स्ट्रेस है, जो 70 साल का व्यक्ति है वो भी कहता है मुझे स्ट्रेस है। आप सुबह सुबह अपनी जिंदगी की शुरुआत मंदिर और गौशाला से करें तो आपको एक अलग फील आएगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारा दिन आज कुछ अलग बीतेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को करनी होंगी। गौ माता को सुबह आप चारा ले जाएं छोटा सा, 2 रोटी बनवा के ले जाएं, और 10 मिनट लगती हैं। उस 10 मिनट में आप गौ माता के साथ खेल कर देखिए, आपको एक अलग फील आएगी कि गौ माता हमें क्या देती है। तो मैं भारत 24 के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि मेरी तो जिंदगी इस बात के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी जब तक मेरी लास्ट सांस है कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है, बनाना है, बनाना है, और मैं बनाकर छोड़ूंगा। पर आप सब लोगों का साथ मुझे जरूर होगा। आपके साथ के बिना
ये सपना पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचे कि डॉक्टर बसंत गोयल ये मुहिम चलाएं और पूरा हो जाए, नहीं, इम्पॉसिबल है। हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को इस बात के साथ जुड़ना होगा। और जब हम किसी मुहिम को छेड़ लेते हैं, जैसे हम राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर एक 500 साल का सपना था, क्या पूरा नहीं हुआ? हो गया ना पूरा। सब लोगों ने सोचा, यदि उस टाइम में जितने लोग शहीद हुए, आज यदि ऊपर वो भगवान बन के बैठे हैं, आज इनको कितनी खुशी मिलती होगी कि राम मंदिर बन गया। आज हर व्यक्ति इंडिया से बाहर भी जो आता है, वो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है हम राम मंदिर में जाएं। हमारे व्यक्तियों के बीच में, समाज में भी जब लोग होते हैं तो उनकी भी एक इच्छा होती है कि हमें राम मंदिर जरूर जाना है। जब भी समय मिलता है हम राम मंदिर जाते हैं। तो यदि राम मंदिर का सपना पूरा हो सकता है तो गौ माता का सपना क्यों नहीं पूरा हो सकता? 100% गौ माता का सपना पूरा हो सकता है। गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाया जा सकता है। देखिए सर, संकल्प से सिद्धि मिलती है। और थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। अब बिहार से एक युवा नितिन नवीन जी को पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो बीजेपी की दिशा में काम करे, उनका विजन क्या है, आपको क्या लगता है? देखो, सबसे पहले तो मैं अभी जो पार्टी अध्यक्ष बने हैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी है क्या। यहां पर बैठे हुए लोग, कोई सोच सकता है कि वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उनको 15 मिनट पहले उनको भी नहीं पता था, 15 मिनट पहले वो किसी के साथ किसी प्रोग्राम में थे जहां वो भी नहीं सोच सकते कि मैं कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मीडिया में पता नहीं कितने नाम चल रहे थे, वो सब नाम हट गए और एक नया नाम आ गया और जिसको नेशनल प्रेसिडेंट की भूमिका दे दी गई। क्यों दे दी गई? यहां पर असमानता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उनका मैंडेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमें देश को आगे लेके जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है और विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो सपना पूरा करना है। तो हमें जितने युवा लोग हैं उन सबको आगे लाना है। जब हम यंगस्टर्स को आगे लेकर आते हैं तो वो यंगस्टर्स भी समझते हैं कि हम भी कुछ यदि करें तो हम भी कुछ देश के प्रति कर सकते हैं और कभी ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी हमें भी अडॉप्ट कर ले। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं देश के प्रति भावना आती है, राष्ट्र के प्रति जब हमारी भावनाएं जागती हैं। और मैं जरूरी नहीं समझता कि कोई आदमी राजनीति में जाकर ही कुछ कर पाएगा। वो इंडिपेंडेंट लेवल पर कुछ ना कुछ रोज करे, चाहे 10 से 15 मिनट समाज को दें, पर समाज को जरूर दें। जब हम ये समय समाज को देते हैं तो समाज को देने के बाद ये सब चेंजेस आते हैं, ये चेन बनती चली जाती है लोगों के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो इससे पहले जिक्र किया था कि इससे अच्छा कोई समय नहीं है, तो वो समय, इसी समय की मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी? क्या आप सब लोग समझते हैं वो कैसे हुआ है? कोई सर्वे भी नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेके आएगी बिहार में। बिहार में इस चुनाव से पहले यदि होता था तो कास्टिज्म होता था कि यादव हैं तो यादव को ही वोट देंगे। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने कास्टिज्म छोड़ा है और कंट्री फर्स्ट की भावना अपने अंदर लेकर आए हैं। और मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन ने ये बात बोली थी कि आज हमने बिहार को जीता, आगे बंगाल की बारी है। तो मैं आज भारत 24 के माध्यम से बात कहना चाहता हूं, यदि हम सब लोग कास्टिज्म को छोड़ दें और इंडिया फर्स्ट की भावना, कंट्री फर्स्ट की भावना अपने अंदर लेकर आए, 100% हम बंगाल को भी जीत कर लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष जगह पहुंचाएंगे। और उन भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, पिछले यदि आप 80-90 सालों में देखें, उन सालों को कंपेयर करें और आज को कंपेयर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज। यदि हम इंफ्रा के बारे में बात करें, नितिन गडकरी जी के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है यदि वो 4 घंटे सोते हैं तो 4 घंटे उनके सपनों में भी रोड ही आती होगी। यदि अटल साहब आज ऊपर हैं, उनकी जो योजनाएं थी वो योजनाएं आज 100% इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यदि 30 साल पहले मैंडेट में वो थी या नहीं थी, यदि कोई बात कही है तो आज वो बात पूरी हो रही है। यदि वो उनका इलेक्शन का कोई एजेंडा होता है
अब कहीं भी किसी भी स्टेट का एजेंडा उठा के देख लीजिए, और सब पार्टी एजेंडा देती हैं, वो कहती है समय लगेगा बदलने में। भारतीय जनता पार्टी को कोई समय नहीं लगता, उनका क्लियर कट मैंडेट होता है कि जो एजेंडा में दिया है वो 100% पूरा होगा। तो मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नमन करता हूं, और आप सब लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं भारत 24 के माध्यम से कि व्यक्ति का चुनाव करें। सबसे पहले व्यक्ति को देखिए, वो व्यक्ति समाज के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। यदि आपको लगता है वो व्यक्ति अच्छा है, वो किसी इस अच्छी पार्टी से बिलोंग करता है, तो आप उसको कास्ट करें और उसको आगे लेकर आएं। जब हम अपने किसी प्रतिनिधि को आगे लेकर आते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा के प्रति सोचेगा और कुछ ना कुछ अलग करेगा। आपने क्योंकि बीजेपी के चुनाव और उनके फैसलों का जिक्र किया, तो एक चुनाव आपने भी अपने निजी जीवन में किया है, और वो चुनाव है मानवता की मुहिम को लेकर। आपने खंडित मूर्तियों के संरक्षण के लिए एक रथ तैयार किया। उद्देश्य किस तरीके का था, ये ख्याल आपके मन में क्यों आया, इससे किस तरीके का फ़ायदा आपको लगता है देखने को मिलेगा? देखो, मैं तो पहले पूर्णिमा जी से डर गया था कि मैंने तो कोई इलेक्शन फेस नहीं किया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया कि मैंने तो कोई इलेक्शन लड़ाई ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर भविष्य में आप ऐसा करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है। मेरा जीने का, जिंदगी का सिर्फ एक ही तरीका है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। मेरी आत्मा के रोम रोम में यदि कुछ बसा है तो मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। आज मैं बात करूं तो मैं अराउंड 300 गौशाला को चला रहा हूं पूरे इंडिया में। उनके चारे से लेकर, उनकी बीमारी से लेकर, हर जगह एक व्यवस्था बनाई है, उन सब गौशालाओं को चला रहा हूं। दूसरा, इलेक्शन तो होते रहेंगे, आगे चलती रहेंगी बातें। लेकिन यदि हम लोग एक ये नई ड्राइव शुरू की है खंडित मूर्तियों की। अभी मैंने हाल ही में एक रथ बनाया है। जैसे एक राम मंदिर की जब शुरुआत हुई थी तो एक रथ बना था जब आडवाणी जी ने शुरू किया था। उस एक रथ का पर्पज है वो हर गली गली जाएगा, हर पार्क में जाएगा। जो हम लोग चुपके से पीपल के पेड़ के नीचे खंडित मूर्तियां रख जाते हैं, जब तक वो अच्छी होती हैं तो भगवान होते हैं, और उसके बाद वो एक मूर्ति हो जाती है और पीपल के पेड़ इधर उधर देखते हैं कि कोई इधर उधर हमें देख ना रहा हो, और उसको हम छोड़ जाते हैं। तो हमने एक ऐसा रथ बनाया है जो हर गली में जाएगा। सबसे पहले दिल्ली को कवर करेगा, फिर एनसीआर को कवर करेगा, उन सब खंडित मूर्तियों को लेगा। उन खंडित मूर्तियों से हम अलग अलग चीजें करेंगे। यदि कोई मूर्ति पीतल की है तो उस पीतल की मूर्ति को हम किसी कारीगर को नहीं देंगे। हमारी एक पूरी प्रॉपर टीम है जो उसको 100% संजोएगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालेगी मंत्रों के द्वारा, और फिर किसी ना किसी विशेष व्यक्ति को विशेष ओकेजन पे वो मूर्ति दी जाएगी। तो आप सोचो, एक खंडित मूर्ति किसी में प्राण प्रतिष्ठा डाल के किसी के घर में जा रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, जिस मूर्ति को हम लोग दोबारा नहीं कर सकते उसको हम खाद बनाएंगे। तीसरा है कि हम उसको खिलौना बना के बच्चों को देंगे। और चौथा, जिसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम एक गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में मूर्ति को करेंगे और उसके बाद तुलसी माँ का एक पेड़ लगा देंगे उसके ऊपर। और ये प्रेरणा बहुत दिनों पुराना एक सपना था जो अब साकार हो रहा है, और लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि खंडित मूर्तियों को इस तरीके से हमें नहीं फेंकना है और उनको कहीं ना कहीं संजो के रखना है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से और भारत 24 के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि किसी भी खंडित मूर्ति को किसी पीपल के पेड़ के पास या इस तरह नहीं रखें। हमारा रथ हर जगह आएगा और वो घर घर से खंडित मूर्तियों को लेकर जाएगा। और बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। इसी तरीके से समाज में आप योगदान देते रहें, आप आगे बढ़ते चलें। भारत 24 आपके साथ है, समाज आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसंत गोयल जी, आज आप भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। साथ ही आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मैं सब लोगों को दिल से शुक्रिया देता हूँ कि सब लोगों ने मुझे समय दिया। बस मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों में से यदि 1%, 2%, 5% भी बातें ग्रास्प करके आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो इससे अच्छा पल, इससे अच्छा समय जो आज भारत 24 के साथ मैं हूँ नहीं हो सकता। दिल से मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि कोई छोटी छोटी बातें अडॉप्ट कर लो इनमें से, और भारत को कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनाने का सपना है, विकसित भारत 2047 का जो हमने सपना सोचा है,
100% साकार होगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। डॉक्टर बसंत गोयल, सीईओ ऑफ गोयल मेडिको, सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका भारत 24 की तरफ से आज इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर बसंत गोयल, आप प्लीज मंच पर आए। फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सीईओ ऑफ गोयल मेडिकोज, भारत 24 आपको सम्मानित करता है। इनकी तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं विकसित भारत की दिशा में, ये तमाम वो चेहरे हैं और साथ ही डॉक्टर बसंत गोयल इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सीईओ ऑफ गोयल मेडिकोज। आपको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आपके सम्मान के लिए।